नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है वो मेरे होम स्टेट झारखंड से है। झारखंड में एक ज़िला है खूंटी, और इसी खूंटी ज़िले में एक और छोटी जगह पड़ती है जिसका नाम है तमाड़। ये कहानी जो है, ये घटनाक्रम जो है, ये तमाड़ की है। तमाड़ में एक जगह है उलीडी, और उलीडी के परासी चौक के पास 25 अगस्त 2025 यानी 25 ऑफ अगस्त 2025 एक महिला की लाश मिलती है परासी चौक पर। इस महिला की लाश पर खरोंच के और किसी गाड़ी से कुचले जाने के निशान होते हैं, जिसे देखकर लगता है कि मामला जो है एक्सीडेंट का है और ये महिला जो है किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई है। तो ऐसे में पुलिस उस महिला की बॉडी को रिकवर करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। चूंकि जगह छोटी है, कोई बहुत घनी और बड़ी आबादी नहीं है, तो पूछताछ करने पर पता चल जाता है और उस महिला की पहचान जो है वो क्लियर हो जाती है। महिला का नाम है प्रमीला देवी, और प्रमीला देवी के बारे में यह भी पता चलता है कि प्रमीला एक दिन पहले शाम के वक्त अपने घर से कहीं किसी काम से जाने की बात कहकर निकली थी, और नेक्स्ट डे यानी 25 तारीख को प्रमीला की लाश मिली। इस बीच जब पुलिस छानबीन कर ही रही थी, तब तक प्रमीला की जो बेटी है उसका नाम है करीना। करीना ने तमाड़ पुलिस स्टेशन में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि जब प्रमीला घर से निकली थी उसके बाद प्रमीला का मोबाइल फोन कुछ ही देर बाद स्विच ऑफ हो गया था। उसकी बेटी और घर वाले उसको फोन कर रहे थे, फोन लग नहीं रहा था, तो वो परेशान थे। फिर वो इंतजार करते रहे और फिर 25 तारीख को उन्होंने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट करीना ने थाने में लिखवाई। इधर पुलिस जो है इत्तेफाक से उसी दिन 25 तारीख को ही उसने प्रमीला की बॉडी बरामद की। जब बॉडी बरामद हुई तो घर वालों को और ख़ासकर उसकी बेटी करीना को भी इन्फॉर्म किया गया। करीना पहुंची और उसने शिनाख्त की, पहचान की, और उसने कहा कि हाँ, ये बॉडी जो है उसकी माँ की ही है। वो बहुत दुखी हुई, रो रही थी। इस बीच चूंकि मामला एक्सीडेंट का था, तो ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम तो होता ही है, तो पुलिस ने प्रमीला देवी के शव का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया। और जब प्रमीला के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो कहानी बिल्कुल पलट गई। पलट यूं गई कि यह मामला एक्सीडेंट का था ही नहीं, बल्कि प्रमीला देवी की हत्या जो है वो स्ट्रैंगुलेशन से यानी गला घोंटे जाने की वजह से हुई थी। गले पर कुछ लिगेचर मार्क्स थे, जिसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने देखा, ऑब्जर्व किया और कंफर्म किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि मामला जो है मर्डर का है और स्ट्रैंगुलेशन के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। एक्सीडेंट जो है वो पोस्टमार्टम इंजरी है, एंटीमार्टम नहीं है, मतलब मरने से पहले के खरोंच या निशान वो नहीं है। तो ये बात जैसे ही पुलिस को पता चली तो तमाड़ पुलिस के कान खड़े हो गए। उनको ये समझ में आ गया कि भाई मामला जो है इतना ओपन एंड शट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हत्या हुई है। अब पुलिस ने प्रमीला के घर वालों से, खासकर उसकी बेटी करीना से पूछताछ की कि प्रमीला क्या करती है, कहाँ रहती है, मतलब कहाँ रहती है तो पता है, लेकिन क्या करती है, वो हैराबाउट्स का क्या है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है। तो करीना को जितनी बातें पता थी, करीना ने वो सारी बातें अपनी माँ के बारे में पुलिस को बताई। इस बीच पुलिस अलग अलग सोर्सेज से भी प्रमीला के बारे में जानकारी जुटा रही थी, और पुलिस को ये बात तो खैर घर से ही पता चल गई कि प्रमीला के पति की मौत तकरीबन 15 साल पहले हो चुकी थी, और प्रमीला 15 सालों से अकेली थी। घर में बेटी और परिवार के दूसरे लोग थे, उनके साथ उसका जीवन चल रहा था, लेकिन प्रमीला की ज़िंदगी में कोई और भी था। इसके बारे में घर के लोग तो बहुत क्लियर कट नहीं जानते थे। उनको एक एहसास या उनको एक सेंस ज़रूर था कि प्रमीला का किसी और से रिलेशन है, लेकिन घर वाले बहुत आउटस्पोकन नहीं थे इस पूरे चीज़ को लेकर। इस बीच पुलिस जब अपने लेवल पे पता कर रही थी तो पुलिस के सामने एक नाम उभर कर सामने आया। पता चला कि नसीम कुरैशी नाम के एक पशु तस्कर से, यानी जो मवेशियों की तस्करी करता है, जानवरों की चोरी छिपे खरीद बिक्री करता है अवैध तरीके से, उस नसीम कुरैशी से प्रमीला का रिलेशन है। अब कत्ल हुआ है, घर से बाहर हुआ है, घर वाले इन्वॉल्व नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे में फिर प्रमीला का जिससे रिलेशन है, पुलिस को अब शक होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस रिलेशनशिप की वजह से ही जो है प्रमीला की हत्या हुई हो। पुलिस अब नसीम कुरैशी के बारे में जानकारी जुटाने लगी तो पता चला कि नसीम कुरैशी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, पशु तस्करी के कई मामले उस पर हैं,
और वो बड़ा नोटोरियस है, मतलब जानवर चुराना, तस्करी करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, जानवरों को काटना, यही सब उसका पेशा है। और इस काम में उसका पूरा परिवार उसके साथ है, खासकर उसका बेटा जिसका नाम है दानिश, वो भी अपने पिता का साथ देता है। तो नसीम के बारे में जब ये जानकारी मिली तो पुलिस अब पता लगाने लगी कि नसीम के साथ प्रमीला का रिलेशन आखिर कितना क्लोज था और क्या दोनों अक्सर मिलते थे। तो पुलिस को इस जानकारी जुटाने के क्रम में ये पता चला कि नसीम के साथ प्रमीला वाकई बहुत क्लोज थी और नसीम जो है अक्सर प्रमीला को गुजर बसर के लिए, खर्चे के लिए रुपए पैसे दिया करता था। प्रमीला की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थी, वो अक्सर नसीम से ज़्यादा पैसों की मांग करती थी और नसीम जो है इतने पैसे नहीं देना चाहता था। और वो एक कहावत है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो ये ऐसे तो इलिसिट रिलेशन का मामला था, लेकिन देखा जाए तो इश्क भी था। तो प्रमीला के घर वालों की तो छोड़िए, लेकिन नसीम के घर वालों को ये ज़रूर पता था कि नसीम जो है प्रमीला के साथ इन्वॉल्व है। और नसीम की बीवी सायरा वो इस बात पर एतराज़ करती थी, नसीम का बेटा दानिश वो भी इस बात पर एतराज़ करता था। अब घर का कोई मेंबर अगर इस तरह की हरकत करेगा तो बाकी परिवार के लोग कैसे उस चीज़ पर हामी भर सकते हैं। तो उनका बड़ा सख्त ऐतराज़ इस चीज़ पर था, जिसे लेकर अक्सर नसीम के घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। ऐसे में नसीम ने कुछ समय पहले प्रमीला को एक ऑफ़र दिया था। ये ऑफ़र था कि 3 लाख रुपए ले लो और मुझे माफ़ करो, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। प्रमीला पहले इस ऑफ़र पर राज़ी भी हो गई थी, तैयार भी हो गई थी, लेकिन बाद में उसने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमारा रिलेशन है, इतना पुराना रिलेशन है और हम काफ़ी क्लोज़ हैं, बहुत सारे चीज़ें तुम्हारी मेरे पास है और मेरी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, हमें एक दूसरे का राज पता है, ऐसे तो मैं 3 लाख रुपए लेकर नहीं छोड़ूंगी, मुझे जब जब रुपए पैसों की ज़रूरत होगी तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अब पशु तस्करी से नसीम के पास अच्छे खासे पैसे थे, प्रमीला को इसकी भी खबर थी, उसे लालच भी था। तो प्रमीला को लगा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है नसीम, अब नसीम को एक दिन में क्यों काटना, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लिए जाएंगे। अब नसीम के लिए ये सारा माहौल जो है बहुत घुटन भरा होता जा रहा था और इन सारी चीज़ों के बारे में पुलिस ने जानकारी भी जुटा ली थी। लेकिन जब नसीम को इंटरसेप्ट करने या उसे गिरफ्तार करने की बारी आई तो पता चला कि नसीम तो भारत में ही नहीं है, वो तो सऊदी अरब गया हुआ है। पुलिस बहुत हैरान हुई कि भाई जांच तो नसीम की तरफ ही इशारा कर रही थी, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कंफर्म कर रहे थे कि शायद इसमें नसीम का रोल हो, लेकिन नसीम तो है ही नहीं, नसीम तो सऊदी अरब गया हुआ है। पूछताछ करने पर यह पता चला कि नसीम अपनी पत्नी सायरा के साथ जो है वो मक्का में हज करने गया है। अब धार्मिक यात्रा पर गया हुआ आदमी और उसे यहां पुलिस कातिल समझ रही थी, तो पुलिस जो है अब सोच में पड़ गई। लेकिन चूंकि मामला इस तरह के रिलेशनशिप का था जो शक के घेरे में था, तो पुलिस ने इस पूरे मामले को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। अब पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद लेने की शुरुआत की और प्रमीला का सीडीआर निकलवाया और साथ ही नसीम और नसीम के घर वालों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, उसका सीडीआर, ये सब भी पुलिस खंगालने लगी। और इस कोशिश में पुलिस के सामने 2 नाम उभर कर सामने आए। इसमें एक नाम तो नसीम के बेटे दानिश का ही था और दूसरा नाम था साउद काजी नाम के एक आदमी का। ये साउद काजी बेसिकली नसीम का ही ड्राइवर था और घटना ये सारी झारखंड की है, मरने वाली भी झारखंड की है, लेकिन ये जो साउद काजी जिसका नाम सामने आया, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है झालदा, ये वहाँ का रहने वाला है, लेकिन ये ड्राइवर के तौर पर नसीम के यहाँ काम करता था। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से साउद काजी और दानिश के वेराबाउट्स और उसके मूवमेंट मर्डर के वक्त जो है वो थोड़े संदिग्ध प्रतीत होने लगे। खासकर मोबाइल फ़ोन का जब डंप डाटा कलेक्ट किया गया तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन वगैरह से भी ये इशारा मिला कि ये लोग प्रमीला की गुमशुदगी और फिर उसके मर्डर में शामिल हो सकते हैं। अब नसीम तो था नहीं, साउद काजी और दानिश पर पुलिस का शक गहरा गया, बेटे पर, दानिश नसीम का बेटा है। पुलिस ने इन दोनों को लिफ्ट कर लिया, उठा लिया और इनसे सख्ती से पूछताछ की। पहले दोनों झूठ बोलते रहे, लेकिन बाद में सख्त पूछताछ करने पर दोनों ने यह कबूल लिया कि उन्हीं दोनों ने मिलकर प्रमीला की हत्या की है। अब सवाल यह है कि क्या हत्या इन दोनों ने अपने तौर पर की या फिर इस हत्या में नसीम भी शामिल था।
क्योंकि दानिश को भी इस बात की चिढ़ तो थी ना कि उसके पिता के साथ एक बाहर की महिला के अफेयर हैं, रिलेशन है, और उसका पिता उस पर पैसे खर्च करता है, समाज में मोहल्ले में बदनामी अलग हो रही है, रुपए पैसे चले जा रहे हैं, तो उसको भी खुंदक थी। तो क्या दानिश ने खुद ही ये सब कुछ प्लान किया था, और क्या साउद काजी को दानिश ने मिलाया था? पुलिस को अब ये सब कुछ पता करना था। तो जो कहानी उभर कर सामने आई वो ये है कि 24 अगस्त को प्रमीला नसीम से मिलने के लिए और कुछ पैसे लेने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन नसीम घर में नहीं था। अब जब नसीम घर में नहीं मिला तो वहां दानिश मिला, नसीम का बेटा। प्रमीला चूंकि दानिश को भी जानती थी तो दानिश ने कहा कि आंटी चलिए आपको पैसे दिलाते हैं, और किसी के पास रखे हुए हैं उससे लेकर आपको दे देंगे, पापा ने कहा था कि आपको पैसे देने हैं। तो प्रमीला खुशी खुशी दानिश की गाड़ी में बैठ गई, और दानिश की गाड़ी में दानिश के साथ उनका ड्राइवर साउद काजी भी था। ये लोग प्रमीला को उनके घर से, मतलब अपने घर से लेकर निकले सुनसान रास्ते पर, और ऐसे ही किसी सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर पहले तो स्ट्रैंगुलेट करके, यानी गला घोंटकर उन्होंने प्रमीला की जान ले ली। और प्रमीला की जान लेने के बाद उन्होंने तय किया कि मामला एक्सीडेंट का लगना चाहिए। इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने तमाड़ के ही उलीडी के परासी चौक के पास जब देखा कि वो जगह आइसोलेटेड है, सुनसान है, बहुत ज़्यादा भीड़ या कोई आवाजाही नहीं हो रही है, उन्होंने उसकी लाश कार से नीचे फेंक दी, और अपनी ही कार से एक दो बार गाड़ी आगे पीछे करके उसका चक्का जो है वो प्रमीला के शरीर के ऊपर से गुजार दिया। ये सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। उन्हें पूरा इत्मीनान था कि ये मामला एक्सीडेंट का लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस जब तफ्तीश करती है तो सारे पहलुओं का बारीकी से पड़ताल करती है। पता तो अब चल चुका था, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और बाकी पूरी कहानी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन सारी चीज़ों से, और अब तो ये जुर्म भी कबूल चुके थे। पुलिस ने पूछा कि भाई बताओ क्यों मारा, तो इन्होंने नसीम का नाम लिया। दानिश और साउद ने बताया कि उन्हें नसीम ने ही, यानी दानिश के पिता ने ही प्रमीला की हत्या करने की सुपारी दी थी। अब बेटे को तो क्या पैसे देते, बेटे को कहा था कि बेटा तुम निपटा दो, और साउद काजी जो उसका एम्प्लॉय था उसको ये कहा था कि महीने में 5,000 रुपये की पगार तुम्हारी बढ़ा देंगे, यानी हर महीने 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट तुम्हें मिलेगा। साउद काजी इस बात पर राज़ी हो गया, और बेटे ने और ड्राइवर ने मिलकर मालिक की जो माशूका है या गर्लफ्रेंड, उसकी इन दोनों ने हत्या कर दी। और सितम देखिए, या मैं कहूँ कि विडंबना देखिए कि कत्ल की सुपारी देकर वहाँ मियाँ बीवी हज करने के लिए निकल गए। एक इतने पवित्र यात्रा पर चले गए कि दुनिया में किसी को शक ही ना हो कि जो बंदा हज करने जा रहा है वो कहीं कत्ल का मास्टरमाइंड भी हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, तो ये मामला कुछ वैसा ही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों के सामने पेश की थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तकरीबन 5 साल पहले आग लगने की एक घटना में एक नौजवान की मौत हो गई थी, और तब पुलिस ने उस नौजवान की मौत को जानवर की लाश बताकर कूड़े में फेंक दिया था। लेकिन चारों तरफ से दबाव बना और पुलिस को उस लाश के कुछ नमूने इकट्ठा करने पड़े, इंसान की लाश की पुष्टि हुई, और अब डीएनए जांच के बाद वो मामला कत्ल का निकला है। ये शॉकिंग स्टोरी मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो है पढ़ते हैं। अनिल कुमार ने कमेंट किया, इन्होंने कहा है कि लापरवाही करने वाले पुलिस वालों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हालांकि ये बड़ी सख्त बात आपने लिखी है, मुझे फांसी तो नहीं लगता, लेकिन इनको कड़ी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला मुझे सिर्फ लापरवाही का नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस वालों की कातिल से मिली भगत होगी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि चाहे जितनी भी लाश जल गई हो या तो बिल्कुल राख हो गई हो, फिर तो बात ही अलग है, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि राख हो गया था। इस मामले में लाश के कुछ टुकड़े मिले थे, तो अगर कोई टुकड़ा मिलेगा, कोई फ्लैश मिलेगा, कोई बोन यानी हड्डी का टुकड़ा मिलेगा, तो क्या देखकर पुलिस वालों को इतनी भी बात समझ में नहीं आएगी कि यह लाश जानवर की है या इंसान की? अगर पुलिस सब कुछ जानते हुए भी किसी इंसान की लाश को जानवर की लाश बताकर कूड़े में फेंक रही है, तो यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि कत्ल के मामले में मिलीभगत का भी हो सकता है, जिसकी जांच या तफ्तीश होनी चाहिए। प्रदीप भामदू जी ने भी कमेंट किया, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस की मिलीभगत होगी इस मामले में, उनको भी ऐसा ही शक है। सुरेश गोंड ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि नमस्कार सर, दोषियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर भी जो है सजा होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश कुमार करनाल ने करनाल हरियाणा वाले सुरेश कुमार ने यह कमेंट किया है। इसके अलावा मीता भट्टाचार्य जी हैं जमशेदपुर से, मेरी गार्जियन हैं, मेरी गार्जियन की तरह हैं।
और वो रेगुलर मतलब हौसला अफजाई करती हैं। और उन्होंने ये लिखा है कि ये बड़ा ही रिडिकुलस है कि कोई गुमटी ओनर जिसके गुमटी में एक शख्स की लाश मिलती है, उस आदमी से पुलिस इनिशियल डेज में पूछताछ ही नहीं करती है। मतलब वाकई ये बहुत अजीब है। जब कनाइवेंस की बात होती है ना, तो शायद पूछताछ की फॉर्मेलिटी पूरी भी हो जाती है और आम लोगों को पता भी नहीं चलता है। ऐसा भी हो सकता है। क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुरेंद्र कुमार जी का कमेंट है। इसके अलावा होमी राय हैं, उमेश भूंया जी हैं, और इसके अलावा मुख्तार दलवी साहब का कमेंट है। पीके चंद्रा, रेखा भाबूर जी का इन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने हौसला अफजाई की है, आवाज़ की तारीफ़ की है। मोहम्मद फजल हुसैन का कमेंट है और इन्होंने कहा है कि सर बीच बीच में घपलाबाजी कर देते हो आप, मतलब गायब हो जाते हैं। और इन्होंने इसके अलावा इन्होंने लॉट्स ऑफ लव और रिस्पेक्ट भी लिखा है। थैंक यू वेरी मच। और आपको ये पूरा हक है कि आप इस तरह की बातें लिखें, क्योंकि आपने कितने, जैसे कहते हैं ना कि कितने हक से और कितने अपनापन से ये बात लिखी है वो मैं समझ सकता हूँ। और रही बात घपलेबाजी की, तो वो बड़ी मजबूरी होती है दोस्त। मतलब आपको मैं बताऊं कि मैं रेगुलर आना चाहता हूं, लेकिन इस तरह के सरकमस्टांसेस कई बार बनते हैं कि चाह कर भी नहीं आ पाता हूं। अब आज जैसे हमारे टीम मेंबर विनोद शिकारपुरी जी बाहर गए हैं शूट पर, तो आज मैं किसी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत काम कर रहा हूं और हमारे जो कैमरा पर्सन है वो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मतलब और यही एक रीज़न है। मतलब ऐसा नहीं कि विनोद जी एक रीज़न है, कई बार मेरी छुट्टी होती है, मैं किसी काम में चला जाता हूँ, तो ऐसा ही चलता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हाजिर हो जाऊँ। मोहम्मद समथिंग है नाम के साथ सरनेम जुड़ा हुआ है, तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत दिन बाद आपको सुना, अच्छा लगा। पहले मैं सऊदी अरब में था और अब मैं कुवैत में हूँ। यहाँ आने पर इंटरनेट की कमी की वजह से आपको सुन नहीं पा रहा था। जगदीश चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि भाई जय सोमनाथ। तो आपको भी मेरी ओर से जय सोमनाथ जी। और इसके अलावा अशोका शुक्ला ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। दलवीर सिंह साहब हैं, पूजा पंत, जितेंद्र बिस्वाल का कमेंट है, नारायण तिवारी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। सारंग चौहान साहब हैं, जस्ट बी ह्यूमन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व है। अभिनंदन कुमार का कमेंट है और विजेंद्र सिंह साहब का भी कमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करते रहिए, अपनी बात रखते रहिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पर्सनली पढ़ता ज़रूर हूँ। सारे कमेंट्स का जवाब देना या सारे लोगों का नाम पढ़ना यहाँ संभव नहीं होता है, लेकिन आपका मैसेज मुझ तक पहुँच जाता है, इस बात के लिए आप इत्मीनान रह सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।